हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, फूड मॉलिक्यूल्स, जिसमें पहला आपने एक सिंपल फिनोमेना स्टडी किया पैसिव ट्रांसपोर्ट का, राइट। और हमने कहा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की कुछ टाइप्स होती हैं, पहली डिफ्यूजन, दूसरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरी मैंने कहा था कि इसकी एक और टाइप भी है, उसका नाम क्या है, ऑस्मोसिस। बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट आज पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। अब इन तीनों प्रोसेस के अंदर हमने ये भी कहा था कि किसी भी प्रोसेस के अंदर जो एटीपी है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन जब हम इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो बेटा आपने सिंपल सी बात है, आपने कहना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पहली चीज़ जो आपको याद रखने वाली है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, वो ये है कि आपने यहाँ पर क्या कहना है कि एटीपी इज़ यूज्ड। एटीपी का इस्तेमाल होगा कि नहीं। यहाँ पर बेटा जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाएगी आप कहेंगे कि यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होगा। अब दूसरी बात, हमें कौन सी एग्जांपल लेनी चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को समझने के लिए, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या इस्तेमाल हो रही है, एटीपी। और हम बेटा इसको कहेंगे, इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ molecules from low concentration area to high concentration area। अब बेटा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन सुनी थी, मैंने कहा ऑस्मोसिस बताएं। आपने उस वक्त मुझे यही डेफिनेशन बताई थी, आपने सल्यूट का जिक्र नहीं किया। तो अब आपको फ़र्क यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए कि अगर आप ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों को डिफ़ाइन कर रहे हो एट अ टाइम या डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों पर आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क नज़र पता होना चाहिए कि जब आप ऑस्मोसिस के लिखेंगे तो आप कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसनट्रेशन, यानी कि एक लफ्ज़ ऐड करते हैं हम सिर्फ, और वो एक लफ्ज़ है सल्यूट कंसनट्रेशन। और अगर आप सल्यूट कंसनट्रेशन का लफ्ज़ ऐड कर देते हैं उस वक़्त वो डेफिनेशन जो होगी वो ऑस्मोसिस की बन जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर बेटा सल्यूट कंसनट्रेशन का जिक्र ना करूँ और मैंने सिंपल कंसनट्रेशन का जिक्र किया, तो इस वक्त ये जो डेफिनेशन होगी ये आपके पास किसकी बन जाएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बन जाएगी, और यहाँ पर एटीपी इस्तेमाल होगी और ऑस्मोसिस में एटीपी इस्तेमाल नहीं होती। दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। अब हम ज़रा यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और एग्जाम्पल में हम लेंगे एक नर्व इम्पल्स का जिक्र करेंगे, नर्व इम्पल्स और न्यूरॉन का जिक्र करने वाले हैं। अब बेटा नर्व इम्पल्स क्या होती है, नर्व इम्पल्स असल में पैगाम को कहते हैं। जिस तरह से बेटा एक पोस्टमैन का काम होता है ना, वो पैगामात को लेके एक सिटी से दूसरे सिटी में लेके जाता है, इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर भी स्पेशल किस्म के कुछ पोस्टमैन्स मौजूद होते हैं जिनको आप नाम देते हैं न्यूरॉन्स का। क्या नाम देंगे, न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का काम भी यही होता है कि वो पैगामात को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जा रहे हैं। सपोज डैट अगर सम टाइम क्या होता है कि आप अगर जो फायर या किसी गर्म चीज़ से आपका हाथ अचानक से लग जाता है तो आपको फील होता है ना आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेटा जो पैगाम होगा वो आपके स्किन से कहाँ तक जाएगा, आपके ब्रेन तक। अब वो जो पैगाम लेके जा रहा है उसका नाम क्या है, और पैगाम जिस फॉर्म के अंदर जाएगा, जिस मैसेज की या कोडिंग के फॉर्म के अंदर जाएगा, आप उसको नाम दे दीजिएगा। आप कहेंगे कि उसको नाम दे देंगे नर्व इम्पल्स का। क्या नाम दे देंगे, नर्व इम्पल्स। व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, आपने कहना है कि नर्व इम्पल्स वो मैसेज होता है जो बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएगा। लेके कौन जाएगा, उसको स्पेशल स्ट्रक्चर्स लेके जाएंगे, उनका नाम क्या होगा। और न्यूरॉन जो होती है बेटा इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सेल, और ये एमसीक्यूज बन सकता है चैप्टर 1 में से भी। इज़ दैट क्लियर, ओके। अब होता बेटा इस तरह से है, जब हम न्यूरॉन की बात कर रहे होते हैं तो न्यूरॉन के ना ये आगे न्यूरॉन एक सेल होता है। न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, ठीक है। अब न्यूरॉन अगर एक सेल है तो बेटा जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी, क्योंकि हर सेल के गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है। तो बेटा न्यूरॉन के इर्द गिर्द भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब बेटा इस न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल किस्म के ना गेट्स मौजूद होते हैं।
स्पेशल गेट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, और ये जो गेट्स होंगे इन गेट्स को आप नाम दे देंगे सोडियम पोटाशियम पंप का। सोडियम पोटाशियम पंप का नाम देते हैं, क्या नाम देंगे? ठीक है, यानी कि ये सेल के अंदर और सेल के बाहर वाली साइड पर इन दो आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। बेटा जो न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स पास हो रही होती है ना, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे करंट की एक वेव गुजर रही है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ सपोज डैट आपका ये हाथ वाला हिस्सा है, इधर वाली साइड पर आपका अगर ये हाथ वाला हिस्सा है और इधर वाली साइड पर आपका ब्रेन मौजूद है, और आपको पता है कि अब जो पैगाम होगा वो आपके हाथ से किस तरफ जाना है? ब्रेन की तरफ जाना है। तो बेटा जब यहाँ से नर्व इम्पल्स पास होकर गुजरेगी ना स्पीड से, तो जैसे एक वायर के अंदर करंट गुजरता है ना, सेम टू सेम इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। अब वो जो पैगाम गुजर रहा है नर्व इम्पल्स की फॉर्म के अंदर, वो तब गुजरेगा जब इस न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पर हम एक ख़ास कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे। लेकिन अब सपोज डैट अगर मैं कहता हूं कि इस न्यूरॉन में इस वक्त कोई भी पैगाम नहीं गुजरा, अगर मैं क्या कहता हूं कि अब ये जो न्यूरॉन है ये इसमें से पैगाम नहीं गुजरा, यानी कि ये जो न्यूरॉन है इस वक्त वो नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है। कौन सी है? यानी कि इसमें से कोई पैगाम गुजर रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं गुजरा। तो बेटा जब न्यूरॉन में से पैगाम नहीं गुजर रहा होता, उस वक्त जो न्यूरॉन होता है इसकी कोशिश ये होती है कि ये क्या करे बेटा, ये सेल के अंदर वाले हिस्से से यहाँ से जितने भी सोडियम के आयंस, बेटा मैंने उनको नाम क्या दिया? गेट्स को, मैंने गेट्स को नाम दिया सोडियम पोटाशियम पंप। इसको पहले याद कर लें, सोडियम पोटाशियम पंप गेट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। समझ आ गई बात? अब बेटा जब इसमें से कोई चीज़ नहीं गुजर रही, जब ये नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन होगा, तो उस वक्त क्या होता है बेटा, जो आपके पास नर्व इम्पल्स की अंदर वाली साइड होती है ना, जो न्यूरॉन के अंदर वाली साइड होगी, वहाँ से जितने भी सोडियम के आयंस होंगे उन सोडियम के आयंस को पंप कर दिया जाएगा बाहर वाली साइड पर। यानी कि सोडियम की कंसनट्रेशन सेल के अंदर क्या की जाती है? कम से कम की जाती है। अलबत्ता अगर मैं सोडियम के आयंस की बात कर लेता हूँ ना, तो बेटा जो सोडियम के आयंस होते हैं वो बाहर ज़्यादा होते हैं। सोडियम के आयंस सेल से बाहर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। देखें बाहर मैंने कितने बना दिए इस वक्त? 5, 6। सेल के अंदर कितने हैं? सेल के अंदर आप खुद देख लीजिएगा बेटा 3 हैं। तो सेल की फिर भी कोशिश होगी कि ये सोडियम के 4 बना दिए, सेल की फिर भी कोशिश होगी ये इस सोडियम के आयंस को सेल के अंदर से कहाँ पर भेज दे? सेल के बाहर भेज दे। यानी कि जो आपके पास जो न्यूरॉन होगा, जब न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती, उस वक्त न्यूरॉन किस चीज़ की कंसंट्रेशन को लो करता है अपने अंदर? सोडियम को। अब बाहर सोडियम पहले ही ज़्यादा हैं, सेल के अंदर हैं कम। तो ज़रा गौर करें बेटा, क्या यहाँ पर सोडियम के आयंस लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जा रहे? लो कंसंट्रेशन से किधर जा रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको बेटा एक बना देते हैं, बताता हूँ आपको, आपके पास स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ, आपको जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है तो जारी बात है आपको एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर वो स्टेयर्स बिल्कुल बगैर स्टेयर्स हैं, उसके स्टेप्स नहीं हैं, वो बिल्कुल सीधी डहलवान टाइप, तो वहाँ पर आप किसी चीज़ को रोल कर दें, वो घूमती घूमती ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अंदर वाली साइड पर सोडियम कम है, बाहर है ज़्यादा। तो जो सोडियम के आयंस होंगे ना बेटा, सोडियम के आयंस की कोशिश होगी कि वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर मूव करते जाएं, क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन से किधर जाते हैं? लो कंसंट्रेशन की जानिब। लेकिन जो न्यूरॉन होगा उसकी कोशिश होगी कि वो सेल के अंदर सोडियम को कम से कम करे, और इसी काम के लिए वो सोडियम को सेल के अंदर से कहाँ पर भेज देगा? सेल के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेजेगा। जब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेजेगा, वहाँ पर एटीपी इस्तेमाल होगी, तो एटीपी इस्तेमाल होगी, हम उसको क्या नाम दे देंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे आयंस की, वो आपके पास होते हैं पोटाशियम के आयंस। ठीक होगी बात? अब जो बेटा आपके पास न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स पास नहीं हो रहा होता,
उस वक़्त क्या होता है कि पोटाशियम के आयंस जो होते हैं वो सेल के बाहर भी होते हैं और सेल के अंदर वाली साइड्स पर भी मौजूद होते हैं। लेकिन बेटा पोटाशियम के आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेल के अंदर होती है ज़्यादा, लेकिन सेल के बाहर क्या होती है? कम। सेल के बाहर पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन उसके बावजूद इस पोटाशियम के आयन को बाहर से अंदर की जानिब भेजा जाता है। अंदर है ज़्यादा, बाहर है, तो देखें कम से किधर जा रहे हैं? हाँ, ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। और हमने यही कहा था कि जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसको आप क्या नाम दे देंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो जारी बात है बेटा, जब आप लो से अंदर वाली साइड हायर की जानिब जाएंगे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एटीपी इस्तेमाल करेंगे। तो इट्स मीन्स डैट यहाँ पर आपका फिनोमिना कौन सा हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हो रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को समझने के लिए आपके पास जो बेस्ट एग्जाम्पल रहती है वो किसकी रहती है? आपने कहना है कि आपके पास एग्जाम्पल रहती है न्यूरॉन की। किस चीज़ की है? और न्यूरॉन कौन सा होगा? वो रेस्टिंग वाला होगा, यानी कि उस न्यूरॉन में से कोई भी नर्व इम्पल्स पास उस वक्त नहीं हो रही होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई? अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ से। क्या हमने यहाँ पर जो बातें ऊपर लिखी हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं? जो बात हमने ऊपर की है वो नीचे एक्यूरेट हो रही है कि नहीं? लो से हायर की जानिब जा रहे हैं कि नहीं? अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम में भी लो से हायर की जानिब जा रहे हैं। लो से हायर की जानिब कैसे जा रहे हैं? बाहर है हाई, अंदर है लो, तो अंदर से बाहर भेजा जा रहा है, लो से हायर है। इधर पोटाशियम की बात करते हैं तो पोटाशियम अंदर है ज़्यादा, बाहर है कम, फिर भी पोटाशियम को अंदर भेजा जा रहा है, यानी कि लो से हायर को भेजा जा रहा है। इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन में कौन सा फिनोमिना हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इज दैट क्लियर?